हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएसबी सौरभ में। हम लोग हिस्ट्री के अंदर पढ़े थे गवर्नर जनरल वायसराय के बारे में। और हम लोगों ने पिछले क्लास में जिस गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा था वो पढ़ा था लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी जो 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया था। आप लोग जानते हैं कि लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले भारत में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारतीय रेलवे का क्या किया था, परिचालन किया था। उसके बाद हम आपको बताए थे कि लॉर्ड डलहौजी ने भारत में एक नीति अपनाया था जिसे क्या कहता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति कहा जाता है। और इस नीति के द्वारा क्या होता था कि जिस राजा के पास अपना कोई संतान नहीं होता था उसके मरने के पश्चात उसकी सारी संपत्ति को अंग्रेजों के द्वारा क्या कर लेता, हड़प लिया जाता था। और हम आपको बताया था कि इस नीति के द्वारा जो सबसे पहले जो शिकार हुआ था वो कौन हुआ था, वो हुआ था सत्तारा। कब हुआ था, 1848 में। इसके बाद ही बताया था कौन कौन था, इसके बाद कौन हुआ था, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और भी बहुत सारे हुए थे जिसके सारे हम पीरियड्स के साथ भी आपको बताए थे। उसके बाद भी और से बहुत सारे इन्होंने कार्य किया, जैसे अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला को बनाया था, तो कहानी को क्या कर दिया, अपने स्थानांतरित कर लिया था। उसके बाद जो है अब जो हम लोग बात करते हैं इसके आगे, कहता है कि लॉर्ड डलहौजी के पश्चात जो है भारत का जो अगला गवर्नर जनरल बना वो बना लॉर्ड कैनिंग। कौन बना, वो बना लॉर्ड कैनिंग। चलिए कौन बना, वो बना लॉर्ड कैनिंग। मतलब हम बहुत ही आराम से पढ़ेंगे। कौन बना, वो बना लॉर्ड कैनिंग। ये कब बना, वो बना 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक। कब से कब बना, 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक। कहता है कि लॉर्ड कैनिंग के जब भारत का गवर्नर जनरल के रूप में पदभार संभाला तो इसके 2 साल के बाद ही क्या हुआ, एक अधिनियम बन गया। क्या बना, एक अधिनियम लागू हुआ, वो था 1858 का अधिनियम। क्या बना, 1858 का अधिनियम। यदि आपसे पूछे कि बता भाई कि 1858 का अधिनियम जो है किसके शासनकाल में लागू हुआ था, तो किसके शासनकाल में लागू हुआ, वो हुआ लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अब बात करते हैं कि इस अधिनियम में जो है या इस एक्ट में जो है क्या क्या बातें कही गई। तो सबसे पहले कि इस अधिनियम के द्वारा यानी 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, वायसराय। क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। यदि आपसे पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है तो वो कौन है, लॉर्ड कैनिंग। यदि आपसे पूछे भारत का वायसराय कौन है तो वो भी कौन है, लॉर्ड कैनिंग। लेकिन यदि आपसे पूछे कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है तो वो कौन था, वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, इसको याद रखिए। अब आगे और क्या बात हुआ, तो कहता है कि 1858 के अधिनियम के द्वारा जो है लॉर्ड से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो संस्था था जो 1773 के अधिनियम के द्वारा लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में बना था उसको क्या कर दिया, इस अधिनियम के द्वारा क्या कर दिया, उसको भी समाप्त कर दिया गया था। वो क्या था, वो था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और क्या था, वो था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भारत में क्या करता था, व्यापारिक मामलों को देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो भारत में राजनीतिक मामलों को देखता था। अब आगे बात करते हैं कि अब क्या हुआ। कहता है कि 1858 के अधिनियम के द्वारा मुगल शासकों के शासन को भी कर दिए, क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कि अब जो है मुगल शासक क्या क्या करेंगे, अब शासन नहीं करेंगे। यहाँ तक शासन कर रहा था, क्या क्यों कर रहा था, हम आगे आपको समझाते हैं। कहाँ तक देखिए क्या करेगा, मुगल शासक के शासन को क्या कर देगा, समाप्त कर देगा। मुगल शासक के शासन को क्या कर दिएगा, समाप्त कर दिएगा। अब बातें आ गए। देखिए कहता है कि लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में ही 1857 का क्या हुआ था, क्रांति हुआ था। 1857 का संग्राम जो कहते हैं किसके शासनकाल में हुआ था, इसी के शासनकाल में हुआ था। 1857 का संग्राम या 1857 की क्रांति कहते हैं। आपको नंबर से यहाँ जब आप समय देख रहे हैं इसको से पता चल रहा होगा कि क्या है, इसी के समय में हुआ है। यानी यदि आपसे पूछे कि 1857 के संग्राम के समय जो है भारत का वायसराय कौन था तो वो कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। और 1858 का अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय परिषद का क्या हुआ था, भारतीय परिषद का क्या हुआ था, गठन किया गया था। वो हम आगे बताए थे कब हुआ था, उसका आगे है। ठीक है,
तो ये तो बातें हो गया कि 1858 के अधिनियम में क्या क्या बात हुई। अब बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग के इसके शासन काल में, किस जो है अपने शासन काल के दौरान क्या क्या कार्य किया। तो कहता है कि लॉर्ड कैनिंग के शासन काल में जो है क्या हुआ, एक 1861 का क्या हुआ, एक और अधिनियम लागू हुआ। क्या हुआ, एक अधिनियम बना, एक क्या हुआ, एक और अधिनियम बना। और 1861 के अधिनियम को पता क्या कहा जाता है, 1861 के अधिनियम को हाई कोर्ट एक्ट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसको देखिए, पर इसको क्यों कहा जाता है, इसको कहा जाता है हाई कोर्ट एक्ट। क्या कहता है, हाई कोर्ट एक्ट कहता है। क्यों कहता है, क्योंकि 1861 का अधिनियम में कहा जाने लगा कि तीनों प्रेसिडेंसियों में, तीनों प्रेसिडेंसी का मतलब आपको बताए थे कौन कौन, मुंबई, कलकत्ता और मद्रास, इन तीनों जगहों को मिलाकर जो यहाँ से जो अंग्रेज शासन करते थे इसको क्या कहता है, प्रेसिडेंसी कहा जाता है। इस एक्ट में कहा गया 1861 में कि तीनों प्रेसिडेंसियों में यानी मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में जो है एक एक हाई कोर्ट की यानी एक एक उच्च न्यायालय की क्या किया जाएगा, स्थापना किया जाएगा। और इसीलिए इसे क्या कहता है, हाई कोर्ट एक्ट कहा जाता है। और इस एक्ट के आलोक में जो है, इस एक्ट के आलोक में 1862 ईस्वी में, कब 1862 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय की क्या किया गया, स्थापना किया गया। ठीक है, अभी इसको हम लिखा नहीं रहे, सिर्फ हमको समझाने के लिए लिख रहे हैं। हम आपको पता है कि हिस्ट्री में लास्ट में पॉइंट्स पर पॉइंट्स लिखाते हैं, केमिस्ट्री में उस तरह से नहीं लिखाते हैं, आपको केमिस्ट्री में यहीं पे आपको लिख के छोड़ते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। कहता है कि लॉर्ड कैनिंग ने ही, जो लॉर्ड डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को क्या किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो क्या कहता अपनाया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को जो अपनाया था उसको क्या कर दिया, इसको क्या कर दिएगा, समाप्त कर दिया। कि जब ये क्या करेगा, लॉर्ड कैनिंग जब बना तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को क्या कर दिया, इसका जो नीति था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। आप जानते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। इसी के अधिनियम के द्वारा, सॉरी इसी नीति के द्वारा क्या करता था, वो अंग्रेजी के संपत्ति को क्या करता था, उसके मरने के बाद क्या करता था, हड़पता था। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। कहता है कि लॉर्ड कैनिंग जो है अपने शासन काल में जो है भारतीय सैनिकों से तोप रखने के अधिकार को क्या कर लिया, छीन लिया था। इसको डर हो गया था कि कहीं जो है ये भारतीय सैनिक जो है कहीं हम मतलब हमारे विरुद्ध ना हो जाए, ताकि तब जो है क्या किया इसने, जो क्या कर दिया कि जो तोप रखते थे जिनके अंदर जो तोप रखने का अधिकार जो था उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। तो क्या किया, तोप रखने के अधिकार को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, है ना। तोप रखने का अधिकार को क्या कर दिया, इन्होंने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, कहता है कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1859 ईस्वी में, कब 1859 ईस्वी में ब्रिटेन का एक शास्त्री था, ब्रिटेन का एक शास्त्री था जिसका नाम था जॉन विल्सन। याद रखिएगा क्या नाम था इसका, इसका नाम था जॉन विल्सन, इसका नाम था जॉन विल्सन। यह एक अर्थशास्त्री था। क्या था, अर्थशास्त्री था। कहता है कि जॉन विल्सन को जो 1859 ईस्वी में क्या हुआ था, भारत आया था। और किसके शासनकाल में भारत आया, वो आया लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। जब यह भारत आया तो यह लॉर्ड कैनिंग को यह एक सुझाव दिया, यह सुझाव दिया कि जिस व्यक्ति का आय 500 से अधिक है, क्या बोला कि जिस व्यक्ति का आय जो है क्या है, 500 से अधिक है, 500 रुपए से क्या है, अधिक है, वो क्या करेगा, वह टैक्स देगा, कर चुकाएगा। और यहाँ से यदि किसी वस्तु का निर्यात होता है, क्या कहता है, यदि किसी यहाँ से किसी वस्तु का क्या कहता है, निर्यात होता है, या यहाँ से किसी कोई वस्तु जो है बाहर जाता है, तो वो जो है क्या करेगा, 4% का क्या करेगा, टैक्स चुकाएगा। और यदि कोई वस्तु बाहर से भारत आता है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिटाते हैं, जगह नहीं मिला, ठीक है। हाँ, फिर सारे पॉइंट्स हम आपको लिखाएंगे, पॉइंट्स बाय पॉइंट्स, अभी नहीं लिखा, सुनिए। क्या करेगा, जब क्या करें, जब कोई वस्तु जो भारत आएगा बाहर से, वो क्या करेगा, जब आयात होगा तो क्या करेगा, वह 10% का कर चुकाएगा। यानी 500 से जो अधिक रहेगा वो भी कर चुकाएगा। निर्यात होगा तो 4%, आयात होगा तो 10%। यह किसने कहा था, ब्रिटेन का एक शास्त्री था जॉन विल्सन। यह भारत कब आया था, कब आया था, वो आया था 1859 ईस्वी में। किसके शासनकाल में आया, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है, अब बात बढ़ते हैं आगे। तो कहता है कि लॉर्ड कैनिंग जो है, लॉर्ड कैनिंग ने ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से, क्या, लॉर्ड कैनिंग ने ही ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से, ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से जो है क्या था, विधवा पुनर्विवाह, है ना, विधवा
पुनर्विवाह अधिनियम बनाया। तो याद है विधवा विधवा पुनर्विवाह विधवा पुनर्विवाह क्या होता नियम बनाया कि यदि जिस पहले क्या होता था कि यदि कोई मतलब भारत में अगर किसी का पति मार जाता तो विधवा विधवा हो जाता था और विधवा होने के बाद जो वह दोबारा शादी नहीं कर सकता था। लेकिन लॉर्ड कैनिंग जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के क्या प्रयास से जो क्या एक नियम बना दिया कि अब से जो है विधवा भी क्या कर सकता है दोबारा शादी कर सकता है। ठीक है, इसको याद रखिए, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसके प्रयास से, कहता है लॉर्ड कैनिंग जो है किसके प्रयास से भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया था। तो किसके प्रयास से क्या था, वो क्या था ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से। यह भी पूछता है कि किसके शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था। तो किसके शासनकाल में लागू हुआ, वो हुआ लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक पॉइंट्स हम आपको वहाँ पे भूल गए यहाँ पे बताने के, छूट गया, इसको याद रखिएगा। इसमें एक और नियम बताया गया था कि 1858 का अधिनियम में कहा गया कि अब से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में शासन कर रहे थे, एक तो व्यापार भी करा था और शासन कर रहा था, तो यहाँ पे क्या करती इसके पहले तो व्यापार को तो 1833 में समाप्त कर दिया गया था और जहाँ पे जो शासन कर रहा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको भी क्या कर दिया, समाप्त कर दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब भारत में शासन नहीं करेगी। इसका जो शासन का जो बागडोर है वो सीधा कहा चलेगा ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। कहाँ चलेगा, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। क्या चलेगा, ब्रिटिश क्राउन के हाथ। ब्रिटिश क्राउन करने का मतलब जो ब्रिटेन का जो राजा था उसके हाथ में चला गया। यानी 1858 का अधिनियम के बाद जो है सीधा जो ब्रिटेन का जो राजा था वह भारत में क्या करता था, शासन करता था। तो याद रखिएगा, यदि आपसे पूछे कि किस अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के शक्ति को समाप्त कर दिया गया, तो वो किस अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया था, 1858 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, ये सारे बातें हुई आपके लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। ठीक है, एक और यहाँ पे इनको मतलब नियम बनाया था कि यह जो है सीधा अध्यादेश जारी कर सकते हैं, किसी भी नियम को क्या करते थे, जारी कर सकते थे। तो खैर वो अपना नहीं पूछता है, वे सारे पॉइंट्स जो है आपको यहाँ पे जो पूछे जाते हैं वो हम आपको बताएं, हम आपको फिर आगे लिखाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं आगे। कहता है कि लॉर्ड कैनिंग के पश्चात जो है भारत का जो अगला वायसराय बना वो बना एल्गिन प्रथम। कौन बना, लॉर्ड एल्गिन प्रथम। वो कौन बना, वो बना लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम जो मात्र 1 साल के लिए वायसराय रहा, वो क्या हुआ उसके साथ ही हम आपको बताते हैं। उसके शासनकाल में एक घटना महत्वपूर्ण है, वो है बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन सब लोग समझते हैं कि हमारा अपना राज्य बिहार से क्या है संबंधित है। इसका प्रमुख केंद्र पटना था। क्या था, देखिए समझिए, वो था लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड कैनिंग के बाद बोला लॉर्ड एल्गिन प्रथम। लॉर्ड एल्गिन प्रथम जो है 1862 से लेकर 1830 ईस्वी तक जो है भारत का वायसराय रहा। क्या बता, इसके शासनकाल में घटना महत्वपूर्ण क्या है, वो है बहावी आंदोलन। क्या है, बहावी आंदोलन। क्या है, बहावी आंदोलन। और इस बहावी आंदोलन के जो नेता थे वो थे सर सैयद अहमद राय बरेली। कौन थे, वो थे सर सैयद। कौन थे, सर सैयद अहमद। कौन थे, सर सैयद अहमद राय बरेली। सर सैयद अहमद कौन थे, राय बरेली। और इस बहावी आंदोलन के जो प्रमुख जो केंद्र था वो कहाँ था, वो था पटना। याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था, वो था पटना। और बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, वो थे सर सैयद अहमद राय बरेली। और यह भी पूछ सकता है कि यह किसके शासनकाल में हुआ था, तो वो किसके शासनकाल में हुआ था, वो हुआ था लॉर्ड एल्गिन के शासनकाल में। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। कहता है कि लॉर्ड एल्गिन के पश्चात जो है भारत का जो अगला गवर्नर बना वो बना सर जॉन लॉरेंस। कौन बना, वो बना सर जॉन लॉरेंस। कौन बना, वो बना सर जॉन लॉरेंस। वो बना सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस जो बना वो बना 1864 ईस्वी तक। ठीक है, कहता है कि लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में ही, क्या, सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में ही 1859 ईस्वी
1865 ईस्वी में, सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में 1865 ईस्वी में जो है भारत एवं यूरोप के बीच, क्या, भारत एवं यूरोप के बीच जो है समुद्री लाइन, क्या था, समुद्री टेलीग्राफ लाइन शुरू हुआ था। ठीक है, समुद्री टेलीग्राफ लाइन को क्या किया था, शुरू किया था। समुद्री टेलीग्राफ क्या होता, लाइन को शुरू किया था, और इसकी जो कुल लंबाई था वो था टोटल 1000 किलोमीटर। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं याद रखना, सिर्फ पूछेगा कि 1865 ईस्वी में क्या हुआ था कि भारत एवं क्या होता है यूरोप के बीच का समुद्री लाइन की क्या होता शुरुआत हुआ था, किसके शासनकाल में होता है, सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। इसके शासनकाल में जो है एक घटना प्रमुख है। क्या हुआ था इसके शासनकाल में कि जो भूटान के लोग, जो भूटानियों जो थे वो क्या किया था, अंग्रेज पर क्या कर दिए थे, हमला कर दिए थे। ठीक है, क्या किया थे, हमला कर दिए थे। और ये जो हमला किया था वो भी क्या था, कब, ये भी क्या था आपका 1865 ईस्वी में। कब क्या था, 1865 ईस्वी में क्या क्या था, 1865 में क्या क्या था, एक जो भूटानी जो थे क्या थे, भूटानी जो थे क्या क्या थे, अंग्रेज पर क्या कर दिए थे, हमला कर दिए थे। और जब उस समय जो अंग्रेज थे भूटानियों से क्या हुए थे, मतलब ज़्यादा इनको दबा नहीं पाए थे भूटानियों को। भूटानी को क्या कर रहा था, अंग्रेजों को दबा रहा था। तो क्या किया अंग्रेज होता, जानते क्या अंग्रेजों क्या होता, चालाक होता है। उसने क्या किया कि भूटानियों के साथ क्या किया, एक संधि किया, एक संधि किया। और उस संधि को कहते हैं तंगसू की संधि। क्या कहते हैं उसको, इसको कहा जाता है तंगसू। क्या कहता है, तंगसू की संधि। क्या कहते हैं उसको, उसको तंगसू की संधि कहा जाता है। याद रखिएगा, तंगसू की संधि किसके साथ, किसके किसके बीच हुआ, में अंग्रेज और भूटानियों के बीच। और यह 21 युद्ध के जो कब हुआ था, हुआ था 1865 ईस्वी में। 65 ईस्वी में दो घटना, भारत एवं यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ की शुरुआत। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। कहता है कि सर जॉन लॉरेंस एवं अफगान का एक शासक था जिसका नाम शेर अली खान, उसका नाम था शेर अली खान। कहता अफगान एक का शासक था जिसका नाम था शेर अली खान। क्या नाम था, उसका नाम था शेर अली खान। क्या था, उसका नाम था शेर अली खान। कहते सर जॉन लॉरेंस और शेर अली खान के बीच जो है बहुत ही अच्छा से क्या हुआ था, दोस्ती हो गया था। क्या हुआ था, बहुत अच्छा दोस्ती हुआ था। और इन्होंने तय किया कि ना हम आपके कोई किसी चीज़ में बाधा डालेंगे, और यह कहा कि ना हम आपके चीज़ में किसी चीज़ में क्या करेंगे, बाधा डालेंगे। और इसको जो क्या कहता है, इसको निष्क्रियता की शैली कहा जाता है। पूछता है कि निष्क्रियता की शैली जो है किसके किसके बीच हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था, सर जॉन लॉरेंस और शेर अली खान के बीच। क्या होता, निष्क्रियता की शैली। क्या था, निष्क्रियता की क्या होता है, शैली कहा जाता है। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन दोनों में क्या होता है, मित्रतापूर्ण क्या हुआ था, संधि हुआ था। ठीक है, ये हुआ निष्क्रियता की शैली। यही जो सारी घटना किसके शासनकाल में वो हुआ था, सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में। कहता है कि सर जॉन लॉरेंस के पश्चात अगला जो वायसराय बना वो बना लॉर्ड म्यू। कौन है, लॉर्ड म्यू। उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे कि और भी बहुत, मतलब इसके बारे में बस एक ही समय था 1872 में इनका बहुत सारा काम हुआ, बहुत सारे कार्य भी किए। 1872 में मरे भी, 1872 में लॉर्ड म्यू कॉलेज की स्थापना की। 1872 इसमें जो क्या होता, जो कहता कि जनगणना की जो शुरुआत हुआ था, ये तो क्या था, एक नियमित जनगणना नहीं था, लेकिन जनगणना की जो शुरुआत करने की जो इनकी जो पहल थी वो भी क्या हुआ था, 1872 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में हम आपको बात करेंगे आगे। ठीक है, कल बात करेंगे। अब हम आपको सारे पॉइंट्स लिखा देते हैं और फिर से एक बार क्या करते हैं, इसको समझा देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके पॉइंट्स को लिखिए। अब इसको हटा देते हैं। ये तो हम वह समझाने के लिए आपको लिखे, आप पॉइंट्स लिखेंगे, आप पॉइंट्स को भी एक बार समझाते चलिए। ठीक है, पॉइंट लिखने में यहाँ पे टाइम लगे इसलिए। चलिए इस पॉइंट्स को पहले समझिए जो अभी हमको स्टोरी तरह बताएं। तो एक पहले हम आपको बताए थे लॉर्ड कैनिंग के बारे में कि लॉर्ड कैनिंग जो है इसका शासनकाल में कब हुआ था, 1856 से लेकर 1862 तक। और बताया था आपको कि इसी के शासनकाल में क्या हुआ, 1858 का अधिनियम लागू हुआ था जिसके द्वारा इससे भारत का क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। हम अभी आपको समझाए थे और ये भी बताए थे कि यदि आपसे पूछे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, वो भी कौन है, वो है लॉर्ड कैनिंग। यदि आपसे पूछे भारत का प्रथम वायसराय कौन है, वो भी कौन है, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, कहता है कि 1858 के अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसको याद रखिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन की शक्ति को जो है क्या कर दिया गया, शासन की शक्ति को जो है समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर
शक्ति को शासन कर समाप्त कर दिया। शासन का बागडोर कहाँ चला गया? तो शासन का जो बागडोर है जो ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन के राजा के हाथ क्या कर दिया? चला गया। और इसी अधिनियम के द्वारा मुगल शासक को भी समाप्त कर दिया। यहाँ से दोनों क्वेश्चन देखा जा चुका है। पहला कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की किस अधिनियम के द्वारा शासन की शक्ति समाप्त की? 1858 का अधिनियम। और किस अधिनियम के द्वारा मुगल शासन के शासक को क्या कर दिएगा? समाप्त कर दिएगा। किसका अधिनियम के द्वारा क्या गया? वो क्या गया? 1858 के अधिनियम के द्वारा। ये 2 पॉइंट्स आपको इस अधिनियम के द्वारा याद रखिएगा। उसके बाद कहते हैं किसके शासन काल में क्या हुआ है? अधिनियम लागू हुआ। कौन सा अधिनियम लागू होता? 1858 का अधिनियम अभी हम आपको बताए थे। और इससे क्या कहता है? जिससे क्या कहता है? हाईकोर्ट एक्ट कहा जाता है। क्या कहता है? हाईकोर्ट एक्ट कहा जाता है। जिसके द्वारा क्या हुआ? जिसके आलोक में 1862 ईस्वी में जिसके आलोक में 1862 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसी में, हम प्रेसिडेंसी के नाम लिख दिए यहाँ पे, कौन कौन था? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास। कौन कौन है? कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में क्या हुआ? एक उच्च न्यायालय के क्या हुआ? स्थापना हुआ। क्या हुआ? एक उच्च न्यायालय की क्या हुआ? स्थापना हुआ। एसएससी में क्वेश्चन पूछा है कि कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में क्या हुआ? उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो कब हुआ? 1862 में। लेकिन पूछे कि किस अधिनियम के द्वारा हुआ? तो किस अधिनियम के द्वारा हुआ? 1861 के हाईकोर्ट अधिनियम के द्वारा। अब आगे कहा कि इसने अपने शासन काल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से, किसके प्रयास से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्या कर दिया? लागू किया। और जानते हैं कि इस अधिनियम के द्वारा विधवा जो भारत में क्या कर किया था? दोबारा शादी करने के लिए उसको अधिकार मिल गया कि दोबारा शादी कर सकता है। अब आगे कहता है एवं इसी के समय में 1859 ईस्वी में 1859 ईस्वी में ब्रिटेन का एक अर्थशास्त्री था जिसका नाम बताते हैं। उसका नाम क्या था? उसका नाम था जॉन विल्सन। क्या था? एक ब्रिटेन का क्या था? अर्थशास्त्री जिसका नाम क्या था? जॉन विल्सन। क्या हुआ था? भारत आया था। और क्यों आया था हम आपको बताया था, लेकिन आप लिखा नहीं था कि पॉइंट छोटा है लेकिन लिखना ज़्यादा है। इसलिए क्यों आया था वो? क्योंकि आप बोला हुआ आके कि जब अगर कोई भारतीय जो है या भारत के अंदर जो है वो 500 से अधिक क्या कर रहा है? कमा रहा है, तो वो क्या करेगा? टैक्स चुकाएगा। और यदि कोई वस्तु जो है भारत से क्या कर रहा है? निर्यात हो रहा है, यानी भारत से अगर बाहर जा रहा है वो क्या करेंगे? 4% का टैक्स चुकाएंगे। और यदि कोई वस्तु भारत से अंदर आ रहा है या आयात हो रहा है तो वो क्या करेगा? 10% का टैक्स चुकाएगा। ठीक है, ये किसने बोला? तो वो क्या बोला था? जॉन विल्सन। ठीक है, ये तो बात हो गई लॉर्ड कैनिंग के बारे में। अब बात करते हैं आप किसके बाद जो मैंने बोला कर लॉर्ड एल्गिन प्रथम, और इसके बाद जो हमको सर जॉन लॉरेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए इसके पॉइंट्स जो पूछे जाते हैं उसको भी हम निकाल देते हैं, इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। चलिए कुछ ये पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अभी बताएं तो समझ लीजिए क्या था। क्या उसके बाद लॉर्ड कैनिंग के बाद हम क्या बताते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के पश्चात जो भारत का अगला वायसराय कौन बना? वो बना लॉर्ड एल्गिन प्रथम। और ये कब से बना था? 1862 से लेकर 1863 ईस्वी तक। क्या क्या उसके शासनकाल में? कहते इसके शासनकाल में प्रमुख जो क्या बताते हैं प्रमुख आंदोलन हुआ था, वो क्या हुआ था? बहावी आंदोलन। क्या हुआ था? बहावी आंदोलन। इसके प्रमुख नेता कौन थे? वो थे सर सैयद अहमद रायबरेली। कौन थे? सर सैयद अहमद रायबरेली। और इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? ये कहाँ था? वो था पटना। याद रखिएगा, BBI है। ठीक है, अब आगे ये मात्र 1 साल के लिए बना था, इसके लिए कारण अपने शासनकाल में कुछ ज़्यादा कार्य नहीं कर पाया। अब बात करता है सर जॉन लॉरेंस जो 1864 से लेकर 1869 ईस्वी तक जो है भारत के वायसराय के रूप में क्या क्या कार्य किया। कहता है इसके शासनकाल में 1865 ईस्वी में क्या हुआ? भारत एवं यूरोप के बीच क्या था? समुद्री टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत हुई थी, जिसकी कुल लंबाई कितना था? वो था 1000 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कहते इसके शासनकाल में अफगान के शासक शेर अली खां के साथ क्या होता? निष्क्रियता की संधि होता है। निष्क्रियता की शैली बोला जाता है, इसको लिख लीजिएगा, निष्क्रियता की शैली। निष्क्रियता की शैली अपनाएंगे। निष्क्रियता की शैली बताते हैं, बोला कि आप दोनों के बीच दोस्ती हो गया, बोला कि ना भाई हम आपके शासनकाल में हस्तक्षेप करेंगे, ना हम आपके हस्तक्षेप करेंगे। क्या? निष्क्रियता की शैली। अब आगे कहते इसी शासनकाल में भूटानियों ने क्या था? इसी समय भूटानियों क्या होता? 1865 में अंग्रेजों पर क्या किया था? हमला किया था। क्या किया था? हमला किया था। और यह युद्ध जो है किसके संधि के द्वारा हुआ था? ये हुआ था तंगसू के संधि के द्वारा। किसके साथ हुआ? तंगसू के संधि के द्वारा क्या हुआ था? यह युद्ध की समाप्ति हुई थी। यहाँ पे हमें आपके पॉइंट्स वहाँ पे नहीं बताए थे। इसके शासनकाल में एक और घटना हुआ था, वो क्या हुआ? यहाँ पे लिख दें, पहले आपको समझाते हैं।
कहता है कि सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में ही 1866 ईस्वी में उड़ीसा में और 1859 से लेके 68 से लेकर 69 ईस्वी में जो है बुंदेलखंड के राजपूताना में जो है भयंकर अकाल पड़ा था। इतना ज़्यादा अकाल पड़ा कि वहाँ से लोग क्या करते थे, वहाँ से पलायन करने लगे थे, या वहाँ से पलायन करने वाले क्या एक वहाँ से स्थान छोड़कर क्या करने लगे कि दूसरे जगह जाने लगे थे। तो और तब जो है सर जॉन लॉरेंस ने जो है हेनरी कैंपबेल, क्या एक हेनरी कैंपबेल जो अंग्रेज था उसकी अध्यक्षता में, हेनरी कैंपबेल के अध्यक्षता में जो है क्या किया, एक अकाल आयोग का क्या किया, स्थापना किया था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स जो आपको सर जॉन लॉरेंस से बनते हैं। अब कल हम लोग बात करेंगे आगे से लॉर्ड मेयो के बारे में और वो भी जो आगे आएगा। ठीक है, तो चलिए आज तक हम यहीं रहने देते हैं, उसके बाद कल। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।